नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि नए साल के करीब आते ही भारत हैप्पी न्यू वैक्सीन ईयर वाले मोड में आ गया है। देश में जल्द ही वैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है, लेकिन उससे पहले ही देश में वैक्सीनेशन का रिहर्सल चल रहा है। गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश और असम में वैक्सीनेशन को लेकर 2 दिन का एक ड्राई रन जारी है। किसी भी व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने की एक लंबी प्रक्रिया है। वैक्सीन का भंडारण, राज्यों में वैक्सीन को भेजना और फिर जिला, शहर और गांव के स्तर तक उसे पहुंचाना, इस पूरी प्रक्रिया को टेस्ट किया गया है। कोरोना वैक्सीन आप तक कैसे पहुंचेगी, इसे आज आपको समझ लेना चाहिए, ताकि वैक्सीन आने से पहले आपको सारी जानकारी हो, हर तरह का भ्रम दूर हो जाए और टीकाकरण की प्रक्रिया एकदम सरल हो जाए। आज तक एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आप तक हर जानकारी पहुंचा रहा है। आज का विश्लेषण देखकर आप नए साल में आने वाले वैक्सीन के लिए खुद को अपडेट कर पाएंगे। आपके काम की खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। 37 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर यह सुविधा शुरू हो गई। बिना ड्राइवर वाली मेट्रो को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह कितनी सुरक्षित होगी और ये खतरों से निपटती कैसे है। इसका जवाब आपको देंगे। वैसे 2019 में दुनिया के 42 शहरों में 1000 किलोमीटर लंबी 64 ऑटोमेटेड मेट्रो लाइनें ऑपरेशनल थी। अब दिल्ली इस लिस्ट में नया शहर है। 2023 तक दुनिया में ऑटोमेटिक मेट्रो लाइनों की लंबाई 3000 किलोमीटर हो जाएगी। दुनिया में इस समय तमाम देशों में वैक्सीन के मैनेजमेंट और नए साल के आगाज का काउंटडाउन चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान खान से कुर्सी छीनने का काउंटडाउन चलाया हुआ है। विपक्ष हर मौके को इमरान खान के खिलाफ एक इवेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। नए साल से पहले ही हर रोज इमरान को चिंताओं के गिफ्ट हैम्पर मिल रहे हैं और उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही है। भारत के पड़ोस में हो रही हरकतों पर हमारी नजर है। वहां से आई तस्वीरें और बयान आपको हैरान करेंगे। शुरुआत हम वैक्सीनेशन से करते हैं। दुनिया के कई देशों में कोरोना के टीके लगने शुरू हो गए हैं। भारत में भी वैक्सीनेशन का प्लान रेडी है। वैक्सीन आने में अब ज्यादा देर नहीं है, इसीलिए सिस्टम को जांचा परखा जा रहा है। आज से देश के 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो गया है। ड्राई रन का मतलब यह नहीं है कि किसी को वैक्सीन दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि वैक्सीन देने की पूरी प्रक्रिया का टेस्ट किया जा रहा है। सबसे पहले आपको इस ड्राई रन का मकसद बता देते हैं। इससे असली टीकाकरण से पहले की चुनौतियां पता चलेंगी। जहां सुधार की जरूरत है उसकी पहचान होगी। इससे वैक्सीनेशन का प्लान सही तरीके से अमल में आएगा। ऊपर से नीचे तक पूरे सिस्टम की कमियां पता चलेंगी, उसकी मॉनिटरिंग होगी। वैक्सीन के स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्ट तक पूरी कोल्ड चेन को हम पहले ही परख लेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर के लिए जो प्लान बनाया गया उसकी तैयारियां देखी जा सकेंगी। वैक्सीनेशन प्लान में कोविन ऐप के उपयोग को देखा जाएगा, जो खास तौर पर वैक्सीनेशन के लिए ही बनाया गया है। इस पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। इससे जो डेटा इकट्ठा होगा उसे आगे सरकार के टास्क फोर्स को सौंपा जाएगा और ये डेटा असली वैक्सीनेशन ड्राइव में बहुत काम आएगा। ड्राई रन इसीलिए भी जरूरी है कि वैक्सीन सप्लाई की कोल्ड चेन का टेस्ट हो पाएगा। रीजनल सेंटर से डिस्ट्रिक्ट सेंटर और फिर आगे वैक्सीनेशन सेंटर तक वैक्सीन का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, इसकी तैयारियों को भी परखा जा रहा है। वैक्सीनेशन के लिए 2 से 8 डिग्री के तापमान वाले स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जांच हो रही है। वैक्सीनेशन सेंटर यानी जहां पर आपको वैक्सीन लगाई जाएगी, वहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए कैसे लोग आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रहेगी, उसे देखा जा रहा है। वहां पर 3 तरह के बनाए गए हैं। वेटिंग रूम, जहां पर वैक्सीन लगने की बारी का इंतजार कर रहे लोग बैठेंगे। फिर वैक्सीनेशन रूम, जहां पर लोगों को टीका लगाया जाएगा। फिर ऑब्जर्वेशन रूम, जहां पर इस बात की जांच होगी कि क्या किसी को वैक्सीन से साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा। वैक्सीनेशन के लिए टीमें तैयार हैं, इन्हें ट्रेनिंग दी जा चुकी है। ड्राई रन से इसी ट्रेनिंग का टेस्ट हो रहा है। देश के 4 राज्यों से आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत के मिशन वैक्सीनेशन का पहला टेस्ट। वैक्सीन का इंतजार, सिस्टम कितना तैयार? चार राज्यों से वैक्सीनेशन ड्रिल की ग्राउंड रिपोर्ट। वैक्सीन कैसे लाई जाएगी, कैसे रखी जाएगी, कैसे लोगों को लगाई जाएगी, इस सिस्टम का टेस्ट हो रहा है।
देश के 4 राज्यों में ये 2 दिन बेहद अहम है। असम, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात में रिहर्सल शुरू हो चुकी है। 2 दिन का मॉक ड्रिल रखा गया है। ये मॉक ड्रिल गांधीनगर और राजकोट में रखा गया है, लेकिन जहां पे वैक्सीन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रहेगी वहां पे हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो एक वॉकिंग कूलर है, यहाँ पे जो मेन सेंटर रहेगा वहां पे वैक्सीन आएगी और इस वैक्सीन के जो वॉकिंग कूलर है उसका जो टेम्परेचर है वो फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफी माइनस तक जाता है। फिलहाल इसमें जो तैयारी है उसके तरीके से यहाँ पे जो 4 डिग्री का टेम्परेचर आप देख सकते हैं। वैक्सीन को सही तरीके से पहुंचाने के लिए हर राज्य में ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां वैक्सीन स्टोर और फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। यहां वैक्सीन के रखरखाव का पूरा इंतजाम है। बड़े बड़े वॉक इन कूलर तैयार हैं। और लोग हैं जिन लोगों को ये वैक्सीन देनी है उन तक पहुंचाने के लिए इस तरीके के जो कूलर है उसका इस्तेमाल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके के जो कूलर्स है उसको रखा गया है। इसके अंदर जो आइस पैड है वो रखा गया है। माइनस यहाँ पे 5 से कम डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रखा जाता है। वैक्सीन के लिए 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर जरूरी है। इसी की कोल्ड चेन बनाई गई है। मैन्युफैक्चरर से लेकर बेनिफिशियरी तक यही कोल्ड चेन मेंटेन करना पड़ता है। इसमें कोई चूक ना हो, इसीलिए पहले से टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर जो भी वैक्सीन हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट से आएगी वो यहाँ पे रखी जाएगी। यहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको सप्लाई करेंगे। उसके लिए हमारे पास अलग से वैक्सीन वन होती है, उसमें कोल्ड बॉक्स होते हैं जिसमें जो भी टेम्परेचर रहता है वो मेंटेन होता है। टेम्परेचर जो उसकी रेंज है वो +2 to +8 डिग्री सेल्सियस में इस वैक्सीन को रखना है। और यहाँ हमेशा जो बच्चों की जो वैक्सीन रहती है वो भी इसी टेम्परेचर में हम मेंटेन रखते हैं। तो फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू बेनिफिशियरी वो पूरी +2 to +8 की जो कोल्ड चेन है वो कोल्ड चेन पूरी मेंटेन की जा रही है। इसके आगे वैक्सीनेशन सेंटर यानी जहां पर वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी वहां पर भी पूरी तैयारी है। एक एक बात को परखा जा रहा है। पीएचसी सेंटर पे जो लोग आएंगे उनको वहां पे वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही उनके लिए एक अलग से कमरा रहेगा। उस कमरे में करीब उनको 2 घंटे तक रखा जाएगा ताकि अगर वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट है तो वो भी पता चल पाए। लेकिन सबसे पहले जो वैक्सीन है वो इसी सेंटर पे आएगी और यहाँ पे से जो वैक्सीन है वो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग गांव तक डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन रूम में रहना होगा। इसमें देखा जाएगा कि कहीं किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगने के बाद साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे। इसके लिए भी पूरी तैयारी है। साइड इफेक्ट अगर कोई होती है, मान लो कि किसी को चक्कर आ गया, गिर गया वहाँ पर, तो उसके लिए ही यहाँ पर ये इंतजाम किए गए हैं और उनको ट्रेन भी किया गया है कि ऐसा अगर हो तो उसको पहले सुला देना है और हेड लो पोजीशन उसमें करनी है, राइट। तो ये पूरा ट्रेनिंग उन सबको दिया गया है। और प्राइमरी अगर स्टेबलाइज पेशेंट हो गया और अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी भी आगे रिफ़र करना है तो उनके पास सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी है। 4 राज्यों में 2-2 जिलों को मॉक ड्रिल के लिए तैयार किया गया। पंजाब में लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर को वैक्सीन के ड्राई रन के लिए चुना गया है। 2 दिन में यहां पर करीब 12 जगहों पर वैक्सीनेशन का रिहर्सल चलेगा। लुधियाना के 7 केंद्र और एसबीएस नगर जिला के 5 केंद्रों को ड्राई रन के लिए चुना गया है। मेरे पीछे खन्ना का सिविल अस्पताल है जहां पर ड्राई रन आयोजित किया जाना है। 28 और 29 दिसंबर को 2 दिन ड्राई रन के लिए रखे गए हैं। आज पहला दिन है तो आज ज़्यादातर डेटा एंट्री होगी। जो कोविन ऐप है उसमें लोगों का जो प्रशासनिक डेटा है वो उसमें अपलोड किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की कृष्णा जिले की 12 जगहों पर ड्राई रन आज से शुरू हो गया। इसी तरह असम के नलबाड़ी और सोनितपुर जिले में वैक्सीनेशन के सिस्टम को परखा जा रहा है। All our preparation is ready as per SOP provided by Government of India. We have taken all measure. ये ड्राई रन भारत के मिशन वैक्सीनेशन का पहला टेस्ट है। इसमें हर स्तर पर इस बात की जांच की जा रही है कि अगर कोई कमी है तो उसे असली वैक्सीनेशन तक दूर कर लिया जाए। आज तक ब्यूरो।
भारत में सबको वैक्सीन पहुंचाना ये दुनिया का सबसे बड़ा मिशन होगा। इसीलिए वैक्सीन पहुंचाने वाले सिस्टम का 100% फिट रहना जरूरी है। भारत ने वैक्सीनेशन के अपने प्लान में तैयारियों की कोई कमी नहीं छोड़ी है। देश भर में करीब 2500 अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसमें वैक्सीनेटर से लेकर कोल्ड चेन अधिकारी और दूसरे लोग शामिल हैं। राज्य स्तर पर 7000 लोगों को ट्रेन किया जा चुका है। 681 जिलों में करीब 49,000 ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। वैक्सीन के लिए देश भर में करीब 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए जा चुके हैं। इन पॉइंट्स पर वैक्सीन स्टोरेज के लिए करीब 85,000 उपकरण लगाए गए हैं। ऐसी तैयारी के बीच सवाल सिर्फ यही है कि किसी वैक्सीन को भारत में मंजूरी कब मिलेगी और वैक्सीनेशन में आपका नंबर कब आएगा। देश के 4 राज्यों में मॉक ड्रिल से ये उम्मीद और बढ़ गई है कि वैक्सीनेशन में भारत का नंबर आने में अब ज्यादा देर नहीं है। खुद सरकार भी बार बार ये कहती रही है कि जनवरी से टीके लगने शुरू हो जाएंगे। जब ये 2021 का वर्ष शुरू होगा तो जो शुरुआती इसके महीने हैं और उसमें भी मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा समझता हूँ कि शायद जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। सरकार का वैक्सीनेशन प्लान रेडी है। पहले चरण में सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। उसके बाद 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। फिर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों का नंबर आएगा, जिनकी संख्या करीब 27 करोड़ है। चौथा ग्रुप उन 1 करोड़ लोगों का है जिनकी उम्र 50 साल से कम है, लेकिन वो पुरानी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। इस प्लान पर अमल करने वाला सिस्टम भी एक्शन में है। पहले फेज में दिल्ली में 51 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए 1000 वैक्सीनेशन बूथ बनाए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने भी वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। कोल्ड चेन तैयार किए जा रहे हैं। यूपी और बिहार में भी वैक्सीनेशन की तैयारी चल रही है। वैक्सीन स्टोरेज की क्षमता बढ़ाई जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रायोरिटी में 2 ग्रुप्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी हैं। एक तो जिससे हम डेथ्स कम करें, कोविड के कारण जो डेथ्स हो रही हैं उसको और कम करें। इसलिए जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको वैक्सीन पहले लगनी चाहिए। दूसरा वो ग्रुप है जो जिनको एक्सपोजर के ज़्यादा चांसेस हैं, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। जब इन सबको लग जाएगा तो काफ़ी हद तक हमारे जो केसेस हैं वो भी कम होंगे और डेथ्स भी कम होंगी। उसके बाद हम और लोगों को भी लगाना शुरू करेंगे, जिससे हमारा ओवरऑल जो केसेस हैं वो कम होंगे। भारत के वैक्सीनेशन प्लान में 3 वैक्सीन सबसे अहम है। पहला नाम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड का है। दूसरा नाम भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का है। तीसरा नाम फाइजर की वैक्सीन का है। इन तीनों वैक्सीन को भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने के लिए अप्लाई किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से है, जिन पर अटकलें ये भी हैं कि जल्द ही इस वैक्सीन के भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल सकती है। अगर भारत ऐसा करता है, वो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश होगा, क्योंकि खुद ब्रिटेन में इस वैक्सीन को अभी मंजूरी नहीं मिली है, जहां इस वैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है। अब ये कहा जा रहा है कि 4 जनवरी तक ब्रिटेन में भी इस वैक्सीन को मंजूरी मिल जाएगी। इससे भारत की उम्मीदों को पंख लग गए हैं। आज तक ब्यूरो। आज ही सीरम इंस्टीट्यूट ने बताया है कि भारत में कोविशील्ड टीके की 4 से 5 करोड़ डोज बनकर तैयार हैं। बस अब सरकार से वैक्सीन की मंजूरी मिलने की देरी है। वैसे पूरी दुनिया में कोरोना का टीका लगना शुरू हो चुका है। फ्रांस और इटली में भी टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। खाड़ी देशों में ओमान ने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। अमेरिका में 20 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चीन में 10 लाख, ब्रिटेन में 8 लाख, रूस में 7 लाख, इजराइल में 3 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। दुनिया के करीब 15 देशों में टीकाकरण अभियान शुरू है। भारत में जहां वैक्सीनेशन की तैयारी हो रही है, वहीं पर कुछ लोग वैक्सीन को लेकर धर्म के नाम पर भ्रम फैलाने में जुटे हैं। आज ही हिंदू महासभा के स्वामी
चक्रपाणी ने नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्हें संदेह है कि अमेरिका में जो कोरोना वैक्सीन तैयार हुई है उसमें गाय के खून का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए उनका कहना है कि वैक्सीन के बारे में कंपनियां पूरी जानकारी दें और सरकार इस पर कदम उठाए। उन्होंने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी है। आपको याद होगा कि इसी तरह से मुंबई में एक मुस्लिम संगठन और कई उलेमाओं ने वैक्सीन पर सवाल उठा दिए थे और कहा था कि कोरोना वैक्सीन में पोर्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हुआ है जो धर्म के खिलाफ है। बाद में यूएई की फतवा काउंसिल ने कहा कि अगर कोरोना टीकों में पोर्क जेलेटिन का इस्तेमाल हुआ भी है तो ये इस वक्त गलत नहीं, क्योंकि इंसानों की जान बचाना प्राथमिकता है। वैक्सीन में धर्म को लाने वाली इसी तरह की बातें अब हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी कर रहे हैं। ने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र भेजा है कि कोई भी कोरोना के दवा या वैक्सीन अगर जो आता है भारत में तो कृपया उसका स्पष्टीकरण सरकार भी करे और कंपनियां भी करें कि आखिर उसमें उसके बनाए जाने वाले पदार्थ उसमें क्या क्या इस्तेमाल किए गए हैं और कैसे बने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे 1857 में आपको पता होगा कि मंगल पांडे ने वो गाय की चर्बी चूँकि लगाया जाता था कारतूस में, उसको दांत से तोड़ा जाता था, तो उन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी शहीद हो गए देश के लिए, लेकिन धर्म से समझौता नहीं किया। और अंग्रेजों की तो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश शुरू से चली जा रही है कि कैसे हिंदू सनातन धर्मियों को प्रभावित किया जाए, उनके धर्म नष्ट किया। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि ये जो बिना ड्राइवर वाली मेट्रो है वो कितनी सुरक्षित होगी। क्या इमरान खान लर्निंग लाइसेंस वाले प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तान की ड्राइवर सीट पर बैठकर अपना हाथ साफ करके काम सीख रहे हैं? इमरान खान के लिए नया साल यानी 2021 ये सवाल और बहुत सारी चिंताएं और चुनौतियां लेकर आ रहा है। पाकिस्तान में न्यू ईयर से पहले इमरान से उनकी कुर्सी छीनने वाली पार्टी शुरू हो गई है और इस पार्टी का आयोजक है पाकिस्तान का विपक्ष। वहां इमरान खान को सत्ता से उखाड़कर बाहर फेंकने के लिए विपक्ष ने अपनी राजनीतिक वैक्सीन तैयार कर ली है। असर यह है कि इमरान खान खुलकर बोलने लगे हैं कि उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही और उन्हें तो काम ही नहीं आता, काम सीखने में उन्हें समय लग गया। किसी देश के प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी हो, भाव ऐसे हो, तो वहां के विपक्ष को भी अच्छा खासा मौका मिल जाता है। इमरान खान ने किसी जमाने में पाकिस्तान के लिए क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। आज वर्ल्ड कप उठाने वाले वही हाथ कांप रहे हैं। पिटाई से टीवी पर आकर कहता है कि मुझे काम करना नहीं आता। कोई कश्मीर का मुकदमा हार बैठे तो भी मासूम, तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। दुनिया का ध्यान नए साल और वैक्सीन के काउंटडाउन पर है, लेकिन पाकिस्तान में विपक्ष ने प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से उखाड़ फेंकने का काउंटडाउन चला रखा है। 2 बार जेल की हवा खा चुकी मरियम नवाज अब पाकिस्तान में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है और इनकी बुलंद आवाज से इमरान खान नियाजी के होश फाख्ता है। तुम्हारे से उम्र में आधे हैं, बच्चे तो नहीं है, लेकिन इन बच्चों ने तुम्हें तिगनी का नाच नचा दिया है। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो लगातार भीड़ खींच रहे हैं। रैलियों में हजारों लोग पहुंच रहे हैं। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर विपक्ष की एकता की इन तस्वीरों ने इमरान खान को क्लीन बोल्ड कर दिया है। इमरान को लग रहा है कि उनकी सरकार के विकेट बचना बहुत मुश्किल है। इन्हीं नजरियात का फैज है कि आज तुम्हारा नाम लेवा भी कोई नहीं है। 22 दिसंबर को इमरान खान ने अपनी सरकार के कामकाज को तौला और खुद ही बोल बैठे कि सरकार चलाने की तैयारी थोड़ी कम थी। अब मरियम ने इमरान के इस लूज शॉट को लपक लिया है। सवाल पूछ रही हैं, जब हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी तो शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी? सियासी मुखालिफिन को चोर 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 कहने वाला झूठा कहता है 2.5 साल बाद हुकूमत में आने के बाद कहता है मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे हुकूमत चलाना नहीं आती। किसी ऐसे बंदे को हुकूमत नहीं देनी चाहिए जिसकी तैयारी ना हो। भाई जब तुम्हें पता था कि तुम नालायक हो, ना अहल हो, तुम्हारी तैयारी नहीं थी, तो क्यों तुमने 22 करोड़ अवाम की किस्मत के साथ खिलवाड़ किया? तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे और फिर ये भी मैं आपको बता दूंगा कई फिगर्स तो, और खास तौर पे पावर सेक्टर की, यानी 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। सत्ता की दौड़ को इमरान खान ने नवाज और जरदारी को चोर साबित करके जीता था। अब नवाज शरीफ की बेटी पूरा बहीखाता निकालकर हिसाब बराबर कर रही है। 80 रुपए दर्जन अंडे जब होते थे
वो चोर थे या जिसके दौर में 300 रुपए दर्जन अंडे हो गए वो चोर है? 35 रुपए आटे वाले चोर थे या 90 रुपए किलो आटे वाला चोर है? बोलो। 50 रुपए किलो चीनी वाले चोर थे या 120 रुपए किलो चीनी वाला चोर है? महंगाई से पाकिस्तानी तंग आ गए हैं। खाने पीने के सामान की कीमत आसमान छू रही है। इमरान खान इस महंगाई को नीचे लाने में नाकाम है और उनकी इस नाकामी का सुनहरा मौका पाकिस्तान का कोई राजनीतिक खिलाड़ी नहीं गंवाना चाहता। कौन कहता था जब मुल्क में महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होता है? कौन कहता था? दूसरी तरफ इमरान खान नवाज शरीफ और जरदारी की क्वालिफिकेशन गिनाने से कभी नहीं चूकते। कहा था नवाज शरीफ सेना के जूते चमकाकर सत्ता के शिखर पर पहुंचे हैं। नवाज की बेटी ने इसका भी जवाब दिया, लेकिन पहले इमरान खान की वो बात सुनिए। आपको याद नहीं होगा क्योंकि आप तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। ये जनरल जिलानी के घर के ऊपर सरिया बनाते हुए मिनिस्टर बना था। ये वो आदमी है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है और वो है जूते पॉलिश करना। पाकिस्तान का विपक्ष जब लामबंद हो रहा था तो बाजवा और इमरान की जोड़ी इनके निशाने पर थी। इमरान खान ने जब इसमें सेना पर हमले वाला एंगल निकाल लिया तो विपक्ष को समझ आ गया कि सेना को टारगेट करेंगे तो सत्ता हाथ से फिसल जाएगी। लिहाजा मरियम ने बड़ी चालाकी से बारीक सी लकीर खींच दी है। ऑपोजिशन जब महंगाई की बात करती है तो कहते हो ऑपोजिशन फौज को बदनाम कर रही है। ये पहला सियासतदान है जिसका नाम इमरान खान है। इसने इंडिया जाकर, वो सारी वीडियोस मौजूद हैं, इसने इंडिया जाकर पाकिस्तान की फौज और ISI के खिलाफ बात की थी। ये वो पहला सियासतदान है और पहला जाली वजीर आजम है जिसने वजीर आजम बनकर जब ये अमेरिका गया तो अपनी फौज और ISI पर हमले किए। पाकिस्तान में सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने मिलकर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी PDM का गठन किया है। इमरान खान PDM को डाकुओं की एकता का नाम देते आए हैं, लेकिन ये कहते कहते इमरान के सुख चैन पर ही डाका पड़ गया है। और आज ये कहेगा कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं आ सके, आहा PDM में लड़ाई हो गई है। कल को ये देखेगा कि किसी रैली में मरियम नवाज नहीं आ सकी तो तालियां बजाएगा कि आहा PDM में लड़ाई हो गई। कुल मिलाकर नया साल पाकिस्तान और इमरान खान के लिए हैप्पी नहीं होने वाला। महंगाई बढ़ी हुई है, आवाम चिढ़ी हुई है और विपक्ष राशन पानी लेकर चढ़ा हुआ है। इमरान की हालत उनकी बातों से समझी जा सकती है। तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया और परफॉर्मेंस के लिए अपने ऊपर प्रेशर डालें। अब ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं इनके ऊपर इवैल्यूएशन होगी हर मिनिस्ट्री की। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री। इमरान खान के हाथ से वक्त फिसल रहा है। विपक्ष अब इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च निकालने की तैयारी कर रहा है। 2 जनवरी को इस्लामाबाद में 11 विपक्षी पार्टियों की बैठक है जहां आगे की रणनीति के बारे में फैसला होगा। यानी न्यू ईयर में इमरान को चिंताओं का गिफ्ट हैम्पर मिलने वाला है। आज तक ब्यूरो। इमरान खान वैसे तो बड़े बदलाव का नारा देकर सत्ता तक पहुंचे थे, लेकिन अब पाकिस्तान में उनकी लोकप्रियता घटती जा रही है। इमरान को सत्ता में आए करीब 2.5 साल हुए हैं, लेकिन वो कुछ खास करने में कामयाब नहीं रहे। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान कंगाल हो गया। पाकिस्तानी लोगों पर महंगाई का भारी बोझ है। बाजार से आटा गायब है। 35 रुपए प्रति किलो का आटा 90 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। खाने के सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। बाजार में एक अंडा 30 रुपए का मिल रहा है। 50 की चीनी 120 रुपए की हो गई है। रसोई गैस की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। 800 की जगह अब 1400 रुपए में एक सिलेंडर मिल रहा है। कोरोना काल में पाकिस्तान आर्थिक बदहाली की स्थिति में पहुंच गया, लेकिन आतंकवादियों पर से उसका फोकस नहीं हटा। वो जेल में भी हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों का पूरा ख्याल रख रहा है। जकीउर रहमान लखवी को पेंशन दे रहा है। अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारे उमर सईद शेख की रिहाई पर मुहर लगा चुका है।
अब तक घरेलू परेशानी से बचने के लिए पाकिस्तान की सरकारें कश्मीर को बड़े मुद्दे की तरह पेश करती थी, लेकिन अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद पाकिस्तान के कश्मीर वाले एजेंडे को भी झटका लगा है। कश्मीर में पाकिस्तान की साजिश लगातार नाकाम हो रही है। इसी का नतीजा है कि इमरान खान 2.5 साल राज करने के बाद कह रहे हैं कि उन्हें काम नहीं आता था, यानी इमरान लर्निंग लाइसेंस वाले प्रधानमंत्री हैं जो लोगों को दांव पर लगाकर काम सीख रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। बिना ड्राइवर वाली गाड़ी में बैठकर कभी सफर हो पाएगा? ये बात एक जमाने में सोची भी नहीं जा सकती थी, लेकिन तकनीक ने ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन को हकीकत बना दिया और अब भारत में भी इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो गया है। भारत में शहरी यातायात को स्मार्ट बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो अब खुद पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो अब ड्राइवरलेस भी हो गई। 37 किलोमीटर की मेजेंटा लाइन पर बिना ड्राइवर वाली दिल्ली मेट्रो की सर्विस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। ये ऑटोमेटेड है, यानी आपको समझाएं कि ऑटोमेटेड का मतलब क्या है। एक तो ड्राइवरलेस है, दूसरा इसमें प्री फिक्स किया गया है, यानी पहले से ही टाइमिंग फिक्स्ड है, यानी कितने बजे मेट्रो आके खड़ी होगी, स्टेशन पे कितनी देर रुकेगी, ये सब पहले ही तय हो चुका है और इसी वजह से ये काफी माना जाता है कि पंक्चुअल रहेगी। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत दिल्ली मेट्रो के जनकपुरी वेस्ट से बोटेनिकल गार्डन स्टेशनों के बीच हुई है। इस लाइन पर मेट्रो ट्रेन तो ड्राइवरलेस है, लेकिन इसका मतलब कंट्रोललेस होना नहीं है। ड्राइवर के बिना चलने वाली ट्रेन फिलहाल इस वक्त एक टनल में है और मैं उसी जगह पर भी हूं जहां पर सबसे पहले ड्राइवर बैठा करता था और ड्राइवर इस पूरी ट्रेन को ऑपरेट करता था, लेकिन पूरी तरह से ऑटोमेटेड सिस्टम है। आप देखिए किस तरह से, और सख्त हिदायत दी गई है कि कोई किसी को टच नहीं करेगा। ड्राइवरलेस मेट्रो ऑपरेशंस में इंसानी चूक की संभावना नहीं के बराबर है, इसीलिए इसे ज्यादा सुरक्षित माना जा सकता है। इसमें ट्रेन ऑपरेशंस का नियंत्रण पहले से बेहतर होने की उम्मीद है। ज्यादा व्यस्त रूट्स के लिए ड्राइवरलेस मेट्रो ज्यादा कारगर साबित होगी। फिलहाल ये चल रही है मजेंटा लाइन पर, कुछ फेज में पिंक लाइन पर भी चलेगी और अगर पिंक लाइन पे भी शुरू हो जाएगी तो तकरीबन 10% जो है वो इफिशियंसी इसकी बढ़ेगी। और आपको बता दें कि अंतर कॉमन मेट्रो से और इसमें यही है कि जहां पहले ड्राइवर बैठता था ये केबिन बहुत बड़ा होता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं सिर्फ एक सीट की ही जगह है और इसी तरह से मेट्रो के शुरुआती और आखिरी दोनों जगहों पर जो स्पेस था वो कम हुआ। ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत भारत के अर्बन ट्रांसपोर्ट के भविष्य का आईना भी है। मेजेंटा लाइन के बाद दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन पर 2021 में ड्राइवरलेस मेट्रो शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो के साथ ही NCMC यानी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया गया है। इसे दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रुपे डेबिट कार्ड पर आधारित NCMC से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो सर्विस के साथ साथ शॉपिंग और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इत्यादि किए जा सकेंगे। DMRC 2022 तक अपने पूरे नेटवर्क को कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर आधारित करने का प्लान बना रही है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ड्राइवरलेस मेट्रो और NCMC की शुरुआत दिल्ली मेट्रो में की है, तो वहीं यह ऐलान भी किया है कि 2025 तक मेट्रो सेवाओं को मौजूदा 18 शहरों से बढ़ाकर 25 शहरों तक कर दिया जाएगा। हमें यह भी ध्यान रखना है कि मेट्रो आज सिर्फ सुविधा संपन्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट का माध्यम भर नहीं है। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2018 तक दुनिया के 42 शहरों में 64 ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन शुरू हो चुके। पूरी तरह ऑटोमेटिक ये मेट्रो रूट 1026 किलोमीटर का है। दिसंबर 2018 तक दुनिया के 1/4 मेट्रो सिस्टम में कम से कम एक पूरी तरह ऑटोमेटिक मेट्रो लाइन तैयार हो चुकी है। 2016 के मुकाबले 2018 के आखिर में ऑटोमेटेड मेट्रो लाइन में 27.7% की बढ़ोतरी हुई है। द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर सारे ऑटोमेटिक मेट्रो प्रोजेक्ट्स तय समय पर पूरे हुए तो 2023 तक 3 गुना ऑटोमेटिक रूट तैयार हो जाएंगे। 1981 में जापान के कोब शहर से ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत हुई। आज
ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेवा में इंडिया पहले नंबर पर है। 50% ड्राइवरलेस मेट्रो रूट एशिया पैसिफिक क्षेत्र में है, जबकि यूरोप में 30%, उत्तर अमेरिका में 11%, मिडिल ईस्ट में 8% और 1% लैटिन अमेरिकी देशों में। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में धमाल कर रहे हैं। विराट कोहली इस दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बन गए। आईसीसी ने इसका ऐलान किया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने आज कोहली की उपलब्धियों पर उन्हें इस अवार्ड से नवाजा। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।